2030 के भारत के इस विषय पर हम लगातार कई चेहरों को सामने ला चुके हैं और लोगों से बातचीत करते ये नजर आते हैं कि आखिर 2030 के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त हो पाएंगे या फिर नहीं। तो लक्ष्य कुछ ऐसे हैं कि शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था 2030 तक भारत देश को मिल जानी चाहिए। कुल 17 लक्ष्य हैं, हालांकि सतत विकास लक्ष्य, लेकिन 3 प्रमुख लक्ष्यों पर हम फोकस्ड हैं और उन्हीं पर बातचीत करते नजर आते हैं। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बिहार से जुड़ चुके हैं अब्दुल रहमान जी, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से हैं। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने इतना कीमती समय दिया और इस कीमती विषय पर आज आप बात करने आए हैं। नहीं, बहुत अच्छा, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है। ये अच्छा विषय है, इस पर डिबेट होना चाहिए और आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल। चलिए, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि 2030 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात कही गई है कि 2030 तक गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के हालात जो भी बने हुए हैं उनसे बेहतर दिखने चाहिए 2030। अब अगर मैं, क्योंकि आप बिहार राज्य को बहुत अच्छे से, हालांकि पूरे भारत देश की मैं बात करूंगी, लेकिन बिहार क्योंकि आप वहां से बिलोंग करते हैं, तो मैं वहां की अगर आप मौजूदा स्थिति जानना चाहूँ आपसे और 2030 तक बिहार की क्या तस्वीर रहेगी, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को। देखिए, बिहार में पहले से डेवलपमेंट हुआ है और अब भुखमरी कहीं है नहीं। पहले वाली बात नहीं है, पहले भुखमरी से लोग मरते थे, लेकिन अब वो ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन शिक्षा एक विषय है। शिक्षा में बहुत सारी अभी प्रगति नहीं हो पाई है बिहार में। बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में आज भी पढ़ने जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और मेरा मानना है कि देश में शिक्षा तो कम से कम फ्री होना चाहिए। लोग सभी, कम से कम गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो हैं या निम्न वर्ग के लोग जो हैं, उनकी चिंता इस बात की रहती है कि बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा कैसे देंगे, इसकी चिंता में वो रहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज मुफ्त होना चाहिए देश में। तो क्या लगता है कि मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें तो इस पर मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है मौजूदा सरकार? स्वास्थ्य को ध्यान दिया है। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य पर सरकार ने ध्यान दिया है, आयुष्मान कार्ड है, ये सब किया है। लेकिन उसमें भी है जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मीडियम मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको आयुष्मान का, जो लाल कार्ड की धारी है उनको तो आयुष्मान कार्ड मिल जा रहा है, वो 5 लाख का इलाज करा रहा है। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके बड़े लोग और नीचे के लोग जो उनके लाल कार्ड धारी है, वो तो इसका लाभ उठा ले रहे हैं। लेकिन जो बीच के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ना उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो इससे चिंतित है, वो परेशान है। इसका सरकार को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा विषय ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये नहीं हो पा रहा है। सर, अच्छी शिक्षा कैसे मिल पाएगी? मतलब ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि शिक्षा, मैं मानती हूँ कि एक ऐसा शर्त है, अगर शिक्षा मिलेगी तो फिर गरीबी और भुखमरी अल्टीमेटली इन चीजों पर भी असर होगा। तो अच्छी शिक्षा कैसे? आपने सही कहा कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे बच्चे हमारे, तब तक तो गरीबी रहेगी, गरीबी दूर नहीं हो सकती है। ये बात आपने सही उठाया। लेकिन मतलब इस बात का है कि जो स्कूलें हैं उसमें जो अध्यापक हैं वो भी अपनी जिम्मेवारी सही से उठा नहीं पाते। वो अच्छी सैलरी लेते हैं, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की बात की जाए तो अध्यापक बच्चों के साथ भ्रष्टाचार करते हैं। वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, सही से समय नहीं देते हैं, उनको वो कोचिंग की तरफ मजबूरन उनको जाना पड़ता है। अगर पहले के, जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो आज से 20 साल 25 साल पहले, तो शिक्षक इतना क्लासरूम में ही पढ़ा देते थे कि कोचिंग का और टीचर की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज के डेट में
जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो क्लास में सही से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, नहीं समझा पाते हैं। इसलिए बच्चे मजबूरी में उनके गार्जियन कर्जा लेकर हर तरह का मुसीबत उठाकर बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं, टीचर रखते हैं। इसलिए ये गलत है। अध्यापक को भी ये सोचना चाहिए कि वो आप इतना हेवी सैलरी ले रहे हैं और सरकारी स्कूल के टीचरों की सैलरी कोई कम नहीं है। जब आप सैलरी ले रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाइए। आप स्कूल में जो वीकल बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, उनको अलग से क्लास लीजिए। ये जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, शिक्षा की हमने बात करी तो एक और बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो है माइग्रेशन। यानी कि बिहार राज्य से जब लोग दूसरे राज्य की तरफ जाते हैं तो आखिर उनकी मजबूरी होती है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता है। घर छोड़ के जाने में काफी मुसीबत होती है, लेकिन नाना मजबूरी है। देखिए, यही विधि है। बिहार में कोई उद्योग धंधे नहीं है। उद्योग धंधे नहीं है बिहार में। अब अगर कोई उद्योग बैठाना चाहता है तो असल है क्या कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार के मजदूर गुजरात में ज्यादा है। गुजरात के जो फैक्ट्री है उनमें काम करते हैं। तो गुजरात के लोग भी नहीं चाहते हैं कि बिहार में उद्योग लगे। सबसे बड़ा मैं ये आरोप लगा रहा हूँ आपके माध्यम से कि गुजरात के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई उद्योग डेवलप हो। मजदूर जब वापस आ जाएंगे तो गुजरात का उद्योग बंद हो जाएगा। इसलिए उन लोगों की प्लानिंग है कि बिहार में कोई उद्योग नहीं लगे, और कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उनको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करवाया जाता है। जैसे अभी हाल में ही बिहार सरकार ने पिछले 2-3 साल में बहुत सारे उद्योग पॉलिसी बनाए। बहुत सारे लेदर पॉलिसी बना, टेक्सटाइल पॉलिसी बना, इथेनॉल पॉलिसी बना, ये सब पॉलिसी बने, लेकिन उनको जमीन पर नहीं आने दिया। जो लोग कर रहे थे उनको उस जगह से हटा दिया गया। फिर वही सवाल यही उठता है कि फिर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है इस पे? देखिए, सरकार की मंशा सही नहीं। मेरी सरकार है, मेरी सरकार है, केंद्र में मेरी सरकार है, बिहार में मेरी सरकार है, लेकिन मैं साफ करता हूँ, सरकार होने पार्टी में रहना अलग बात है, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है कि बिहार में कल कारखाने लगे, उद्योग लगे। बिहार के लोग जो अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पत्नियों को छोड़कर बाहर कमाने जाते हैं, उनके साथ बाहर में व्यवहार भी होता है बहुत सारा। उनको ना सही से रहने की व्यवस्था होती है, नहीं सही से खाने की व्यवस्था होती है, और वो लोग अपने परिवार को छोड़ के बाहर सालों साल 2-2 साल पर वापस आते हैं। तो ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है कि बिहार में उद्योग धंधे लगे। बिहार के लोग पलायन करके बाहर नहीं जाए कमाने। कब नहीं जाएंगे? जब उनको उद्योग। बिहार में पहले बहुत सारी चीनी मिल थी, सब चीनी मिल बंद है। 1-2 चीनी मिल छोड़ के सब बंद है। जूट मिल हुआ करती थी, सभी जूट मिल बंद है। क्या करेंगे बिहार के? देखिए, ऐसी पार्टी में फिर आप क्यों हैं जो जिनकी मंशा ही सही नहीं है, फिर ऐसी पार्टी में आप क्यों हैं? पार्टी में रह के भी देखिए, पार्टी बहुत सारी अच्छी काम करती है, ऐसा नहीं है। साफ है, विजन अच्छा है मोदी जी का, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको नहीं चाहते हैं, लेकिन बिहार में नहीं चाहते। सवाल है कि बिहार के पलायन, लोग जो बाहर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है बिहार की। देखिए अब्दुल रहमान जी, बिहार में जितना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उतना ही टैलेंटेड बिहार है और उतना ही टैलेंटेड वहाँ के लोग हैं, है ना। बिहार के टैलेंटेड लोगों की वजह से ही बहुत के, जैसे महाराष्ट्र, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ की बहुत सी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज बिहार के लोगों की वजह से ही चल रही हैं। मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, इस वजह से उनका फायदा उठाया जा रहा है। हर इलेक्शन में फायदा उठाया जाता है, हर चुनावी प्रक्रिया जो भी होती है उसमें बिहार के लोगों का फायदा उठाया जाता है। तो आप देखिए, आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी तरफ से क्या कभी कोई ऐसा इनिशिएटिव हुआ कि नहीं बिहार के लोगों के लिए सरकार कुछ अच्छा करे? आपकी तरफ से कुछ भी केंद्र की तरफ आपने कुछ उनको लेटर लिख के दिया कि नहीं आप बिहार पे ध्यान दीजिए? क्योंकि देखिए, सत्ताधारी पार्टी कुछ भी नहीं कर रही है बिहार के लिए। नहीं, सत्ताधारी पार्टी में कुछ लोग, देखिए पार्टी में भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, ऐसा मैं नहीं करता,
देखिए जैसे बीच में 2001 में 2000 में सरकार बनी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। नीतीश कुमार को तो सिर्फ सीएम का पद चाहिए, उनको डेवलपमेंट थोड़ी करना है। मैं बात बता रहा हूँ, कुछ मंत्री उसमें बने, जैसे उद्योग मंत्री बने, उन्होंने प्रयास किया तो 17 इथेनॉल फैक्ट्री बिहार में लगा, 17 इथेनॉल फैक्ट्री बिहार में लगा। लेकिन मैं ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि केंद्र सरकार की मंशा नहीं थी, कोटा उसको इथेनॉल फैक्ट्री जो बैठता है, इथेनॉल फैक्ट्री में कोटा केंद्र सरकार खरीदती है, कोटा सही नहीं देने के कारण वो फैक्ट्री सही चल नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी बात है, और कुछ दिन बाद उस मंत्री को हटा दिया गया, सरकार भी खत्म हो गई, सरकार डेवलप रुक गया। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप केंद्र सरकार मतलब आप खुद उस पार्टी से हैं और पार्टी के बारे में कह रहे हैं, बाद में आपको ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा तो नहीं किया जाए? पार्टी से बड़ा देश है, पार्टी से बड़ा मेरा बिहार है। बिहार में डेवलप होगा, बिहार में कल कारखाने बैठेंगे, बिहार विकसित होगा, विकास होगा, तो उससे फायदा हमारा भी होगा, हमारे बच्चों का भी फायदा होगा और समाज के बच्चों का फायदा होगा। देखिए पार्टी कब बढ़ेगी, जब पार्टी में लोग जुड़ेंगे, कब, जब राज्य का विकास होगा। और बिहार में मैं मानता हूँ बीजेपी बिहार में इसलिए नहीं आ पा रही है तो वहाँ पर वहाँ के जो नेता है, जो बीजेपी के या किसी पार्टी के नेता है, उनको विजन नहीं है काम करने। वो सिर्फ भाषण दे रहे हैं, हम आरोप लगा दे दूसरे पर, वो दूसरे पर आरोप लगा दे, ये नहीं बोला, वो नहीं बनाया, इससे नहीं होगा। काम करना होगा, विकास करना होगा, लोगों के लिए कल कारखाना बैठाना होगा। आप कहीं से कीजिए, आगे गुजरात में क्यों कल कारखाना बैठ जाता है, नए नए फैक्ट्री क्यों बैठ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों फैक्ट्री नए बैठ जाते हैं, महाराष्ट्र में क्यों बन रहे हैं, साउथ में क्यों बैठ रहे हैं, और बिहार में क्यों नहीं बैठेंगे? बिहार में क्या दिक्कत है? अब लॉ एंड ऑर्डर भी सही हो गया है, बिहार में लॉ ऑर्डर भी सही हो गया है। मैं समझता है, अगर आप कह रहे हैं, अभी आप कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि केंद्र सरकार की मंशा नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, बाकी जगहों पर हो रहा है, तो फिर समस्या कहाँ है? बिहार की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता है, ये मैं बता रहा हूँ, बराबर सौतेला व्यवहार बिहार के साथ हुआ है। आपने बिहार में जिस राज्य से और सब देखिए, एक बात, जब बदन में अंग है शरीर में, तो अगर एक अंग, एक हाथ खराब हो जाए, पूरा बदन खराब होता है, पूरा बदन डिस्टर्ब होता है। बिहार, अगर बिहार बंगाल डिस्टर्ब है, बिहार में अगर विकास नहीं, बिहार के लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, इस पलायन के कारण बिहार के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। बिहार के बच्चे को शिक्षा सही नहीं, फायदा नहीं रहते हैं, और यहाँ तक महिलाएं भी बाहर चली जा रही है काम करने, अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। तो बच्चों को देखेगा कौन देखभाल करेगा, कौन उनकी शिक्षा की चिंता करेगा? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी जोड़ी है कि बिहार का विकास होना चाहिए। बिहार विकास, रोड बन गए, नाली बन गए, सड़कें बन गई, बिजली ठीक हो गई, लेकिन उससे समस्या का हल नहीं होने वाला है। अभी भी देखिए, अभी भी अब्दुल रहमान के अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं बिहार के जिनमें विकास की जरूरत है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रोड भी नहीं होगी और बिजली भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है बिहार में, अब वैसा बात नहीं है। रोड और बिजली सब जगह हो गई है, रोड, एक जगह रोड, बिजली और पानी भी अच्छा हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा हो गया है। लेकिन सबसे जरूरी है इन सब के अलावा बिहार में उद्योग धंधे लोग, बिहार के लोग काम करने जानते हैं, लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, तो काम करेंगे, बिहार में आके काम करेंगे, तो अपने बच्चों को ध्यान देंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, तो विकास, देश का विकास होगा। सिर्फ बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार के बच्चे शिक्षित होंगे तो पूरे देश का विकास होगा। ये बात मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्योंकि थोड़ी समय की सीमा भी है, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल, बहुत अहम सवाल पूछने जा रही हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है, रोड अच्छी होगी, लाइट अच्छी होगी, ठीक है, अग्री, लेकिन इसमें एक सबसे लूप होल, सबसे बड़ा कहते हैं कि लूप होल है कि वहाँ के लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता है, रोजगार की वजह से लोग बाहर चले जाते हैं। अब जब बात आ रही है कि बिहार के हर एक नागरिक को, हर एक नेता को, हर एक मंत्री को पता है कि बिहार की स्थिति सही नहीं है,
तो एक आप पॉलिटिक्स के अंदर है, पॉलिटिशियन है आप, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि सब कुछ जानते हुए कि सालों से बिहार को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, बिहार को पीछे ही रखा जा रहा है, तो फिर बिहार को डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या वहाँ के लोगों का फायदा उठाया जा रहा है? क्या बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती हैं? क्या नेताओं को नहीं दिख रहा है कि वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज लाया जाए, वहाँ पे रोजगार लाया जाए, ताकि लोग वहाँ से भाग भाग के दूसरे स्टेट में न जाए। लोग अपने पूरा घर, अपनी खेती बाड़ी सब छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं है। तो आखिर वहाँ पर अगर रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ के नेता और जो मंत्री बने बैठे हैं वो लोग फिर क्या कर रहे हैं? वो मंत्री की सुविधा ले रहे हैं। मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी के नेता है, वो या तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सब आरोप प्रत्यारोप में सिर्फ लगे हुए हैं। किसी को चिंता नहीं है बिहार की। बिहार में कल कारखाने बैठे सब एक डेलीगेट बनाकर, सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री की काम करना चाहते हैं, उनका विजन अच्छा है, लेकिन बिहार के नेताओं, कोई भी पार्टी को, हमारी पार्टी को हो या विपक्ष को, किसी भी नेताओं का विजन नहीं है। वो सब मिलकर आकर डेलीगेट पे, ऑल पार्टी डेलीगेट आकर प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे देश का विकास हो, वो उनमें कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन वहाँ के हमारे बिहार के नेता में विजन नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, कोई में सकारात्मक सोच नहीं है विकास के प्रति। विकास तो हो गया, लेकिन विकास में सबसे बड़ा बात है कि लोग पलायन नहीं करे, इसके लिए कल कारखाना खोले। कौन नेता बिहार का कोई भी डेलीगेट जाके प्रधानमंत्री से आज तक मिला हो? 10 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नहीं मिला है। इसलिए मैं साफ साफ दोषी सभी पार्टी के नेताओं को करता हूँ कि पीएम से जाकर मिले, प्रधानमंत्री से अपनी समस्या रखें। सिर्फ लोग आरोप लगाते हैं कि लालू जी ने नहीं किया, जंगल राज हो गया, नीतीश जी, वो कहते हैं नीतीश जी ने नहीं किया। इससे नहीं होगा। आप पीएम से जाके वहाँ के डेलीगेट मिले और मिलकर प्रधानमंत्री से बात है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि पूरा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरा देश विकसित हो, पूरा देश में विकास हो, पूरे देश में कल कारखाना बैठे। ये वहाँ के बिहार के नेताओं की दोष है। नेताओं को जो पद पर हैं, उनको जाके प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। टोटल पार्टी के डेलीगेट जाए और जाकर मिलकर अपनी बात रखें। तो प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है, प्रधानमंत्री का दिल बड़ा है, वो जरूर विकास बिहार की चिंता करेंगे और चिंता करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी आपने, सबसे अच्छी बात ये कि आपने सच्चाई सामने रखी। आप सच्चाई है, सच्चाई सामने रखी। मंत्री का लाभ ले रहे हैं, गाड़ी की सुविधा ले रहे हैं, कोठी की सुविधा ले रहे हैं, और कोई भी विकास बिहार के आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई, या केंद्र का मंत्री हो या बिहार का मंत्री या विपक्ष के नेता हो, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पे लगे हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर आपने सबसे बड़ी बात सच्चाई रखी। एक नेता होते हुए सच्ची बात बोलना बहुत बड़ी बात है। आपने हाँ, एक सही और सच्चा पक्ष जो है वो रखा दर्शकों के बीच में। दर्शक भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बिहार के विकास के लिए आगे बढ़ते रहें और कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाते रहें जिससे आने वाले कुछ सालों में बिहार की तस्वीर हमको बदलती हुई दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।